नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंडेज एयर लिक्विफायर। हिंदी में इसको बोलते हैं लिंडे का वायु द्रवित्र होता है या द्रवणित्र होता है, ऐसा तो कुछ है। तो इसमें हमारे पास क्या है, मैं डायग्राम ले रही हूँ, एक बार ये वाला डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, ये इसका डायग्राम होता है। अब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डायरेक्टली हमें यहाँ पे यही पढ़ना है। इन दिस लिक्विफायर एयर इज कंप्रेस्ड इन 2 फेजेस। एयर ले रहे हैं हम, उसको 2 फेज के अंदर कंप्रेस किया जाता है। इन 1 फेज कूल्ड एयर कंप्रेस्ड टू, ये ध्यान रखिएगा, पहले फेज के अंदर जो ठंडी हवा होती है, यानी कि जो गैस हम ले रहे हैं जिसको हमें लिक्विफाई करना है, एयर को बोल रहे हैं, एयर को बोल रहा है तो एयर ही लेंगे, हम एयर की बात करेंगे। पहला चरण जो होता है, पहला फेज जो होता है, उसमें जो ठंडी हवा होती है उसको हमें कंप्रेस करना है। कितने प्रेशर पे हमने कंप्रेस किया? 20 एटीएम पे, ठीक है। उसके लिए हमने कौन सा कंप्रेसर काम में लिया है? कंप्रेसर P1। और उसको कंप्रेस करने के बाद हमने उसको पास किया है ट्यूब्स फिल्ड विथ कास्टिक पोटाश। ये कास्टिक पोटाश क्या होता है? जिसमें कैल्शियम, कास्टिक पोटाश, कैल्शियम क्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब इनमें से क्यों गुजारा है भाई? जो प्रेशराइज गैस थी उसको डायरेक्टली देखो नोजल में से नहीं गुजारा है, सबसे पहले बहुत सारी ट्यूब से गुजारा है, जिन ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ था? कास्टिक पोटाश, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो सबसे पहले समझिए कि इनका काम क्या है। इससे क्या होता है कि उसकी जो सारी ह्यूमिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है और एयर जो होती है वो ड्राई हो जाती है। एंड विदाउट CO2, उसमें CO2 अगर होती है तो ये वो भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं कि ये हो कहाँ रहा है। ये देखो हमारे पास यहाँ हो रहा है, ये एयर गई सबसे पहले, इसके अंदर गई, ये हमारा कंप्रेसर P1 है, यहाँ से वो कंप्रेस हो गई, यहाँ से वो कंप्रेस हो गई, लेकिन यहाँ से जो कंप्रेशन हुआ है वो कितने प्रेशर पे हुआ है? 20 एटीएम प्रेशर पे हुआ है। 20 एटीएम के बाद में हमने कहाँ भेजा उसको? हमने उसको भेजा यहाँ से, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। ये तो अपन को पता ही है, ये अपन चैम्बर तो लगाते ही लगाते हैं, है ना। ये वाटर बाथ होता है जो कि कूलिंग करने काम में आता है, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम हो जाए, ताकि हमें हीटिंग ना हो, कूलिंग ही देखने को मिले। तो ये तो काम वो करता है। अब उसके बाद देखिए मैंने ब्लू कलर से दिया हुआ है, यहाँ से आ रही है गैस। गैस को हमने भेज दिया इस ट्यूब के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर। तो यहाँ से इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये इसके अंदर देखिए हमारे पास कास्टिक पोटाश, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यहाँ भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुई? जो भी हमारी एयर थी उसमें से ह्यूमिडिटी गायब हो गई, CO2 गायब हो गई। उसके बाद यहाँ से जो गैस निकलेगी वो बिल्कुल ड्राई होगी, उसको हमने भेज दिया इस वापस कंप्रेसर P2 के पास। सो अब चलते हैं आगे हमने क्या किया है। दिस एयर इज पास्ड थ्रू स्पाइरल ट्यूब फिटेड इन द कूलिंग चैम्बर F आफ्टर कंप्रेसिंग टू अ प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेरिक बाय अ कंप्रेसर P2। ये कहना चाह रहा है कि आपने इस गैस के बाद में इसको कहाँ भेजा? फिर से एक कंप्रेसर P2 में भेज दिया। पहले वाले कंप्रेसर से ये कितने प्रेशर पे कंप्रेस होके आई थी? 20 एटीएम पर। और अब इस कंप्रेसर में आई है ये, तो यहाँ पर आपको कितने पे करना है इसको? 200, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर इसका कर दिया है। तो यहाँ से ये गैस आई, उसके बाद ये यहाँ पे गई, उसके बाद हमें जिगजैग मोशन तो करवाना ही करवाना है। तो फिर से हमने इसमें यहाँ पर ये चैम्बर जो है ये कूलिंग चैम्बर ही होता है, यानी ठंडा पानी होता है इसके अंदर से। और ये आपके पास स्पाइरल ट्यूब के अंदर इस तरह से गई। स्पाइरल ट्यूब का काम फिर से वही है कि उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, साथ में वो ठंडा हो जाए, क्योंकि उसके चारों तरफ जो पानी है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाए, उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से और कम हो जाए। चलिए स्पाइरल ट्यूब तक हम आ चुके हैं। अब स्पाइरल ट्यूब के बाद में देखो मैं ब्लू कलर से शेड कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे ट्यूब, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बनाना चाहती हूँ कि कौन सी ट्यूब में से हमारे पास जो एयर है वो जा रही है। सो एयर जो है हमारे पास फिलहाल इस ट्यूब से आ रही है, ठीक है। इस ट्यूब ए से आ रही है, ये ट्यूब इस ट्यूब को नाम दे देते हैं ए। ट्यूब से आई और यहाँ पे जो नोजल लगा हुआ है वो नोजल है N1। इस N1 से ट्यूब हमारे पास गैस का एक्सपांशन हुआ। गैस का एक्सपांशन होने के बाद उस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने के बाद मान लीजिए उसका कुछ पोर्शन तो क्या हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो तो पड़ा रहेगा, नीचे गिर जाएगा N1 से नीचे। और अगर मान लीजिए जिस पार्ट का जो गैस का कुछ हिस्सा था जो लिक्विफाई नहीं हुआ है, जो अभी भी ठंडा है लेकिन गैस के फॉर्म में ही है, वो नीचे गिरेगा नहीं, वो देखो इस N1 से नोजल से निकलकर ठंडा होके वापस ऊपर जाएगा। तो वापस ऊपर जाने का रास्ता मैं रेड से कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहीं से निकल के वापस इस रास्ते जा रहा है, इधर से भी इस रास्ते जा रहा है, करेक्ट। तो वो अब जो है हमारे पास ट्यूब बी से निकल रहा है। तो जब जा रहा है वापस,
ये रहा वापस। तो ये आप यहाँ से ये वापस जा रहा है, रेड कलर का देखो रास्ता देखो, वापस वो आपके पास किस में आ रहा है, वापस वो आपके पास आ रहा है कंप्रेसर P2 में ही आ रहा है। इस रास्ते से भी अगर वो आ रहा है तो देखिए रेड कलर वाले पे फोकस कीजिए, रेड कलर वाले पे फोकस करेंगे तो वापस वो जो आ रहा है कंप्रेसर P2 में ही आ रहा है। लेकिन जाते जाते उसने काम क्या किया है, यहाँ से जब वो गुजर रहा था तो इस ब्लू कलर वाली ट्यूब के अंदर, ब्लू वाले में जो गैस थी वो एक्सपांशन से पहले की गैस है, यानी कि वो गर्म है, और अब जो रेड कलर की उसके चारों तरफ होके ऊपर जा रही है वो उसको ठंडा करते हुए जाएगी, जैसे कि रीजनरेटिव कूलिंग वाले केस में हुआ था। तो जाते जाते ये एक काम कर जाती है, ये नीले रंग वाली गैस जो है उसको ठंडा कर जा, मतलब नीला और लाल सेम ही गैस है, मैं तो उसका टेम्परेचर अलग अलग है इसलिए कलर अलग अलग से डिनोट कर रही हूँ। सो ये ब्लू कलर वाले ट्यूब के अंदर जो गैस आ रही है, आती हुई गैस को ठंडा कर देती है और खुद गर्म होके चली जाती है वापस कंप्रेसर P2 में। P2 से ये निकल के वापस आ जाती है, वापस इस ट्यूब के अंदर फिर से इस तरह से जाती है और फिर से ये अपने पास इसमें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर, द चैम्बर हैज अ कूलेंट मिक्सचर एट टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है कि इस P2 के अंदर हमारे पास जिस चैम्बर F में जाती है, उस चैम्बर F में, F चैम्बर कहाँ है भाई, F चैम्बर हमारे पास कहाँ है, ये रहा F चैम्बर, ये रहा F चैम्बर। ये F चैम्बर में जो ठंडा रखा हुआ है वो ठंडा क्या है, मिक्सचर है, और मिक्सचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड का। द गैस कमिंग फ्रॉम द स्पाइरल ट्यूब एक्सपांड्स एट नोजल N1, N1 पे वो एक्सपांड होती है और वहां पर हम उस एक्सपांशन कहाँ तक करवाते हैं, 20 एटमॉस्फेयर तक करवाते हैं। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज, क्योंकि 200 ATM वाली गैस कहाँ पे एक्सपांड हो रही है, 20 ATM पर, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -20 डिग्री पे तो वो आई थी, लेकिन और कम होगा तब कितना हो गया, -70 डिग्री हो गया। अब क्या होता है, नाउ द गैस फ्लोज थ्रू ट्यूब बी, जैसा कि मैंने बताया वो बी के अंदर से जाती है, जो कि आउटर ट्यूब है ए के, यानी ए के बाहर वाली ट्यूब थी, और वो टुवर्ड्स द कंप्रेसर P2, और वहां से होके वो P2 के पास जाती है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ गैस थ्रू ट्यूब बी इट कूल्स डाउन द गैस फ्लोइंग इन द ट्यूब ए। कहना चाह रहा है कि जब ये बी वाली ट्यूब में बहती है और ऊपर जाती है, तब ए ट्यूब के अंदर आने वाली गैस को ये ठंडा करती भी जाती है। आफ्टर कंप्रेशन फ्रॉम द कंप्रेसर P2 दिस गैस अगेन रीचेज द नोजल N1, फिर से ये N1 में आ जाती है, ठीक है, वेयर इट एक्सपेंड्स अगेन, फिर से एक्सपांशन होता है, तो गैस बिकम मोर कूल, और ठंडी हो जाती है। अगेन ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है, एवरी टाइम टेम्परेचर डिक्रीजेस, अल्टीमेटली द टेम्परेचर जस्ट रीच्ड अबव द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वो जस्ट बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, हम N2 को भी ओपन कर देते हैं, क्योंकि देखो N2 जो होता है ये बंद होता है, पहले ये बंद होता है, इसीलिए N1 से निकलते ही गैस ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। लेकिन जब बहुत ठंडी हो जाती है और हमें लगता है कि अब बस एक बार एक्सपांशन करते ही ये लिक्विफाई हो जाएगी, तब हम N2 को ओपन कर देते हैं। जैसे ही N2 को ओपन करते हैं, गैस क्या होती है, बहुत ठंडी हो जाती है। N2 ओपन करते ही वेयर इट एक्सपांड्स एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक, और जो गैस होती है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है। इस लिक्विफाइड गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं ड्यूअर फ्लास्क डी के अंदर। तो इस गैस को हम कलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा ड्यूअर फ्लास्क का डी इसके अंदर। देखो फिर भी अगर गलती से कुछ गैस बच जाती है तो एक रास्ता छोड़ा जाता है, जो मैं बता रही हूँ आपको ग्रीन कलर से। फिर भी अगर कुछ गैस बच जाती है तो वो इस रास्ते से ऊपर चली जाती है, और ये रास्ता देखो कहाँ जा रहा है, अगर कुछ बच भी जाती है तो ये वापस हमारे पास आ जाता है कंप्रेसर P1 में, और P1 में आने के बाद वापस वही प्रोसेस होगा जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो ये हमारे पास हिंदी में भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, इसमें वायु का संपीड़न 2 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में 20 ATM पर संपीड़ित वायु को ठंडे पानी से ठंडा कर लेते हैं हम, और कास्टिक पोटाश, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से भरी नलियों से गुजारते हैं, जिससे वायु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प रहित हो जाती है। फिर P2 द्वारा 200 ATM तक कंप्रेस कर देते हैं और शीतलक F में से गुजारा जाता है, जिसमें -20 डिग्री का बाहर शीतलक का मिश्रण भरा होता है। इस गैस को A में से प्रवाहित कर N1 पर प्रसारित करते हैं, जिससे इसका ताप -70 हो जाता है। फिर बी द्वारा, जो कि ए के बाहर होती है, इसे P2 में पहुंचा जाता है, और P2 की ओर जाते समय ये ए में प्रवाहित होने वाली गैस को ठंडा करती जाती है जाते टाइम पे। उसके बाद वापस ए में से आकर N1 पर प्रसारित हो जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक उसका तापमान कम नहीं हो जाता। इस समय हम N2 को खोल देते हैं, जहां पर इसका 1 ATM पर प्रसारण होता है, और जो वायु होती है वो लिक्विफाई हो जाती है, और ड्यूअर फ्लास्क डी में उसको एकत्रित कर लिया जाता है।
ठीक है, सो ये हमारा था लिंडेज एयर लिक्विफायर। आई होप इट इज क्लियर।